नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के इस एजुकेशन समिट के 6th सीज़न में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रेमचंद बैरवा साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दुबई प्रवास पर थे, उसके बाद दिल्ली से सीधा यहाँ आ रहे हैं और आप लोगों को तो महसूस नहीं हुआ, आप लोग सेशन में इतने बिजी थे। हमारी धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट लगातार लेट होती जा रही थी और हम सोच रहे थे कि आप समय पे आ जाएंगे तो कार्यक्रम अच्छे से हो सकेगा। इसके अलावा आज जो यहाँ हमारे इतने सम्माननीय पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो मणिपाल है, चाहे वो ज्योति विद्यापीठ हैं, चाहे वो यूईएम हैं, चाहे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, चाहे एनआईएफडी से मैम हैं और सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं, प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं, और हमारे दोनों मॉडरेटर्स सेशन के, जिनकी वजह से आज का ये कार्यक्रम काफ़ी यूज़फुल हो पाया। और मुझे कहना चाहिए कि ये एक औपचारिकता बन के नहीं रहा, बल्कि वास्तव में कुछ यहाँ मंथन हुआ, कुछ विचार विमर्श हुआ और कुछ अच्छी बातें निकल के आई जिसको हम आगे अपना सकेंगे। तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके अलावा जो होनहार, कर्णधार जो आपके साथ आए हुए बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के पूरी टीम, चाहे हमारे मार्केटिंग डिवीज़न के लोग हैं, चाहे हमारे एडिटर जिनेंद्र सिंह हैं, विशाल जी हैं, और सभी रिपोर्टर्स और पूरी टीम और फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म की पूरी टीम, आप सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो एक कार्यक्रम रखा गया है वो वास्तव में एक सार्थक कार्यक्रम है, कोई औपचारिकता नहीं है और इसकी सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 6ठा वर्ष है, लगातार हम इसका आयोजन करते रहे हैं और ये इसका 6वां संस्करण है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, शिक्षण संस्थानों की, आने वाली नई शिक्षा नीति की, तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है या जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है, वो इस सारी शिक्षा नीति या शिक्षण संस्थानों का जो केंद्र बिंदु है, जो उसकी धुरी है, जो उसका लाभार्थी है, वो है स्टूडेंट, जो ये होनहार बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे संस्थान की चिंता बाद में आती है, मुझे संस्थान के बहबूदी या कहिए उसका विकास कैसे होगा या उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी चिंता बाद में आती है। पहले मुझे केंद्र बिंदु में ये बच्चे दिखाई पड़ते हैं। तो मैं बहुत लंबा तो यहाँ नहीं आज उद्बोधन दे पाऊँगा क्योंकि समय की सीमा, और आप लोग काफ़ी 11 बजे से यहाँ इतना समय दे रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी आगे अपने राजकाज, क्योंकि फ़्लाइट लेट हो गई तो और राजकाज में बैठ के पहले से शेड्यूल्ड हैं, उसमें जाएंगे। लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा और उन पर फोकस करना चाहूँगा। एक चीज़ है, जब ये बच्चे अपना भविष्य चुनते हैं, जब अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, जब अपने उच्च शिक्षण संस्थान का चुनाव करते हैं, ऐसे कोर्स का चुनाव करते हैं जिसमें उनको सीनियर हायर सेकेंडरी के बाद जाना है, एक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है बच्चों की लाइफ में, उसको हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर पे आज यहाँ वैसे ज़्यादातर उच्च शिक्षण संस्थान बैठे हुए हैं, लेकिन जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल का लेवल है, उस स्कूल के लेवल पे भी बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि बच्चे अपने अगले भविष्य का या अगले पड़ाव का ठीक से अपनी क्षमताओं का आकलन करके, अपनी परिस्थितियों को देख करके उसका चुनाव कर सकें। बाद में बड़े संस्थानों में प्लेसमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, प्लेसमेंट की कार्रवाई की चिंता रहती है, लेकिन बच्चों को 12th के लेवल पे, 12th और फर्स्ट ईयर के लेवल पे अगर उनका भविष्य का चुनाव करने के लिए उनके भावी कोर्सेज क्या होंगे, किस शिक्षण संस्थान में जाएंगे, जयपुर में ही रहेंगे कि जयपुर से बाहर जाएंगे, प्रदेश में रहेंगे या प्रदेश से बाहर जाएंगे, या देश से भी बाहर विदेश में जाएंगे। हमारे बीच अभी यादव साहब बैठे हुए थे, आपने बताया लाखों बच्चों को आप भिजवा चुके हैं बाहर। तो ये एक मौका होता है जब बच्चा ये चुनाव करता है, मुझे आगे करना क्या है।
वो बहुत ही सेंसिटिव समय है। उस समय अगर स्कूल बच्चों को अच्छी कंसल्टेंसी दे सकें, अच्छे साइकोलॉजिकल एनालिस्ट बुला सकें और उनकी क्षमताओं का एक आकलन स्कूल के स्तर पे कर सकें और उनको भली प्रकार गाइड कर सकें कि उनके लिए क्या कोर्स अच्छा है, क्या कोर्स अच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा इंजीनियर बन सके, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा डॉक्टर बन सके, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा स्टेट सर्विस या सिविल सर्विस सेंट्रल एग्ज़ाम ले सके। बहुत सारी और आजकल तो बहुत विधाएं हैं। हमारे साथ तो रिपोर्टर्स बैठे हैं, नए नए बच्चे बैठे हुए हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं, टीवी में काम करते हैं, मीडिया जगत के स्टार्स बनने वाले हैं, स्टार बन चुके हैं। तो बहुत सारी विधाएं हैं। अगर बच्चे को उसकी क्षमताओं का आकलन करवा दिया जाए और उसको बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के ये छूट दी जाए, ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो इससे बेहतर हम उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पहले ही एक उसके जीवन में बड़ा विकट इम्बैलेंस रहता है, वो रहता है कोचिंग संस्थान में जाने का और अपने स्कूल में पढ़ने का। मैं यहाँ कोचिंग संस्थानों की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम उसको स्कूल में ही उस लेवल की पढ़ाई दे सकते जिस लेवल की पढ़ाई करने के लिए वो कोचिंग संस्थानों में जाता है। कुछ स्कूलों ने प्रयोग किए हैं, पिनाकल कोर्स कहते हैं उसको। कोचिंग संस्थानों के टीचर्स स्कूल में आकर के पढ़ाते हैं और स्कूल के कुछ जो आवर्स हैं उसके बाद 1-2 घंटा और बच्चों को रोक करके वही सारी पढ़ाई करवाते हैं ताकि उनको बाद में कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना पड़े। आज देखने में आता है कि बच्चा सुबह 6 बजे पहले उठ के एक कोचिंग क्लास में जाता है, फिर अपने स्कूल में जाता है, फिर वहाँ से लौट करके मुश्किल से अपना खाना वाना खा करके फिर वापस शाम की कोचिंग के लिए वापस रवाना होता है। तो केवल इसमें अंतर इतना ही तो है कि हम उसको स्कूल में वो वातावरण या वो शैक्षिक स्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ता है। अगर हम स्कूल में उसको वो सब कुछ दे दें तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं होता कि वो क्यों जा रहा है कोचिंग में, क्योंकि ये अगर हम पहले से जान लें कि यदि बच्चे ने साइंस मैथ्स लिया है तो इसका ओरिएंटेशन इंजीनियर बनने की तरफ होगा। अगर बच्चे ने साइंस बायोलॉजी लिया है तो इसका ओरिएंटेशन डॉक्टरी की तरफ होगा, ये मेडिकल साइंसेज में जाएगा। अगर बच्चे ने कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लिए हैं तो ये कंपटीशन में जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएगा, या और दूसरे कोर्सेज की बात हम कर सकते हैं। तो वहीं से हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम बच्चे को दुविधा में नहीं डालें, उसके लिए सुविधा करें और स्कूल में उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो अपने अगले पड़ाव का चुनाव कर सके। अब जब वो अगले इंस्टीट्यूशन में आ जाता है, अंडर ग्रेजुएट जिसको हम कहते हैं, कॉलेज करता है वो सब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट के लिए पहले प्राथमिक तौर पे बच्चा आता है। तो वहाँ उसको वो वातावरण मिलना चाहिए जिस वातावरण में उसको लगे कि वो एट होम है। कई बार आपने पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में छोटे स्कूलों में देखा होगा, पेरेंट्स स्कूल संचालकों पे डालते हैं कि साहब आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चा ऐसा बिगड़ रहा है। स्कूल वाले कहते हैं कि आप पेरेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल भेज के मुक्त हो गए हैं, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। वो दोनों एक दूसरे पे डालते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब उच्च शिक्षण में बच्चा आ जाता है तो आजकल एक फैशन भी हो गया है कि जयपुर का बच्चा चाहेगा मैं नोएडा में जाके पढ़ूँ, नोएडा का बच्चा चाहेगा मैं पंजाब की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूँ, और इस तरह से सारे बच्चे एक ना एक जगह से बदल करके दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं। मैं नहीं मानता शिक्षण संस्थानों में कोई बहुत बड़ा अंतर होता है, मुश्किल से 10% का कोई अंतर होता है। किसी में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान है, किसी में एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा ध्यान है, किसी में कोई और चीज़ ज़्यादा अच्छी है, किसी में कोई और चीज़ ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अंतर तो व्यक्ति व्यक्ति में भी मिलता है, तो संस्थान संस्थान में भी आपको मिलेगा। लेकिन आजकल ये मोबाइल, लैपटॉप, इंस्टा, फेसबुक, इन सब में बच्चों का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इतना डाइवर्शन हो गया है, उनके सामने इतने विकल्प हैं मनोरंजन के, पढ़ाई से अलावा कुछ और करने के, तो उसको लगता है कि मैं अपने घर में रहूँगा तो अपने माँ बाप के दबाव में रहूँगा, निगरानी में रहूँगा। तो वो हर बच्चे का ये प्रयास रहता है कि वो दूसरी जगह जाकर के पढ़े, पीजी में रहे, हॉस्टल में रहे, कहीं और रहे। तो ये जो बच्चों की एक मानसिकता बन गई है, इसको भी हमको थोड़ा सा देखना होगा, टैकल करना होगा, जिस समय हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। हो सकता है उसके अपने शहर में बहुत अच्छे संस्थान हों। तो जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उसको आपके शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। उसको अगर कोई कंसल्टेंसी चाहिए, उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या कोई दबाव वो महसूस करता है, तो
उन सब का निपटारा उसको मिलने के लिए स्कूल में उसका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होना चाहिए, कॉलेज में कोई ऐसा टीचर होना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है बहुत सारे कॉलेजेस में अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है कि प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को कुछ बच्चों का ग्रुप एक संभला दिया जाता है और वो उनके मेंटोर की तरह काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ सब जगह होनी चाहिए ताकि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा एक सिंगल विंडो पे जाकर के कांटेक्ट कर सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। और उसके बाद जो एक और जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो आता है प्लेसमेंट का इशू। बहुत सारे संस्थानों का आपने देखा होगा, यहाँ तो किसी ने क्लेम नहीं किया, 2 सेशन मैंने सुने, सारे लोग अच्छे थे इस मामले में, लेकिन बहुत सारे संस्थानों के आप विज्ञापन देखते होंगे, वो अपनी यूएसपी बताते हैं कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है। इसको मैं अच्छा नहीं मानता पर्सनली, ये थोड़ा नेगेटिव है। अगर आपके यहाँ 100% प्लेसमेंट है इसका मतलब आप सही आदमी को सही काम नहीं दे पा रहे हो, सही बच्चे को सही जगह पे नौकरी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हो। 100% आप तभी कर सकते हो। हर बच्चे की अलग क्षमता है, हर बच्चे का अलग रुझान है। मैं आपको ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ, मैं पीछे किसी कॉलेज में गया था, वहाँ प्लेसमेंट की होड़ लगी हुई थी, बच्चों पे इतना दबाव था, उनके माँ बाप का इतना दबाव था, उनके पीयर ग्रुप का इतना दबाव था, उनके टीचर्स का, उनके स्कूल का इतना, कॉलेज का इतना दबाव था कि तुम्हारा प्लेसमेंट होना ही चाहिए, भले ही तुम्हें 20,000 की नौकरी मिले, तुम्हारा प्लेसमेंट होना ही चाहिए। अगर तुम प्लेसमेंट से रह गए तो तुम बाकियों से हीन देखे जाओगे, बाकियों से कमज़ोर देखे जाओगे, जबकि तुम्हारा कोई परीक्षण भी नहीं हुआ है, जबकि तुम्हें प्रॉपरली जज भी नहीं किया गया, लेकिन केवल इसलिए कि कंपनीज आई हुई हैं, प्लेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है, तो तुम्हारा भी प्लेसमेंट होना चाहिए। तुम्हारा नहीं होता है तो तुम कमज़ोर हो, तुम पिछड़े हुए हो। और उसमें, उस दबाव में ऐसा बच्चा, एक वो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स था कोई, जब मैं गया था, तो वो बच्चा जो कि ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहता था, पर्यावरण की रक्षा करना चाहता था और उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता था, इस दबाव में वो एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी नौकरी के लिए उसने हाँ भर दी जो कि पोल्यूशन फैलाती थी। एक पुराने टायर जला करके उसमें से कोई ऑयल निकालते हैं और कुछ लोहा निकालते हैं और उसको करते हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री में उसको 30,000 रुपये की नौकरी मिली, तो उसने अपना ग्रीन बिल्डिंग की जो चाहत थी उसको छोड़ करके उस दबाव में वो एक पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री में नौकरी को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये बड़ी हृदय विदारक बात है। तो हम अगर प्लेसमेंट में बच्चों को अवसर दे रहे हैं, अगर कंपनीज को हम इनवाइट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए बच्चों पे, और बच्चों को एक उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए, उनको एक अपनी छूट होनी चाहिए कि अगर तुमको अपनी चाहत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने ओरिएंटेशन के हिसाब से प्लेसमेंट मिलता है तो आप जरूर लीजिए, पर कोई दबाव नहीं है। कल और अच्छा आएगा, परसों और अच्छा आएगा, आप मेहनत करिए। और ये खास तौर पे ये जो कार्रवाई होती है लास्ट ईयर ऑफ द कोर्स होती है, उसमें होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद बच्चे के कोई रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, बच्चों पे हम केंद्रित होंगे, बच्चे कैसे हमारे खुशनुमा माहौल में पढ़ सकते हैं, कैसे वो अपना 100% दे सकते हैं, कैसे विकसित हो सकते हैं। दोनों पैनल में मैं डिप्टी सीएम साहब आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी चर्चा परिचर्चा हुई। पहले पैनल में डॉक्टर रमेश अरोड़ा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा वो मॉडरेट कर रहे थे सेशन को, और सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई, और सब ने यही कहा कि वो नई शिक्षा नीति को पसंद कर रहे हैं और आने वाले भारत, जो भारत का स्वरूप 2047 में होगा, उसको टारगेट करके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल का आज़ाद भारत किस तरह का होना चाहिए, उसकी परिकल्पना हम आज कर रहे हैं, और शिक्षा उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि सभी लोग शिक्षित होंगे, साक्षर नहीं शिक्षित होंगे, अगर सभी लोग, आमतौर पे साक्षरता और शिक्षा को जो है वो गलत समझ लिया जाता है या गलतफहमी हो जाती है उसमें। साक्षरता का मतलब है आपको केवल अ ब स पढ़ना आना चाहिए और साइन करने आना चाहिए तो आप साक्षर हो जाते हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। जब हम 2047 को टारगेट कर रहे हैं तो हमको सभी को शिक्षित करना है, और राजस्थान का शिक्षा का स्तर आपसे छुपा हुआ नहीं है, 62% शिक्षा का स्तर है, और महिलाओं की शिक्षा देखेंगे तो 52% है। खासतौर पर बयानी ग्रुप बैठे हैं, कमला जी बैठी हैं, तो मुझे ये कहने का मन होता है कि वास्तव में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो बात अभी कोएड और महिला शिक्षा के बारे में चल रही थी, तो उस सारे को 2047 को ध्यान में रखते हुए हमको शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार करने हैं, क्या कदम उठाने हैं, उसका एक रोड मैप तैयार करना होगा।
और उसी दिशा में आज का कार्यक्रम एक कदम है। आज जितनी भी यहाँ चर्चा परिचर्चा हुई है, आपस में विचार एक्सचेंज हुए हैं, उन सबको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट करके सरकार के सामने पेश करेंगे। और मंत्री जी, आपको वो एक बुकलेट फॉर्मेट में हम आपको देंगे, तो आने वाले समय में आपको भी सरकार में निर्णय लेने में सुविधा होगी कि यहाँ इतने शिक्षाविद बैठे हुए हैं, इतने महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के संचालक बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बारे में क्या सुझाव दिए। मैं एक बार फिर आप सब लोगों ने यहाँ इतनी तन्मयता से, और ये भी मैं आप सब लोगों को, श्रोताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ, सब पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। मैंने पहली बार किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या समिट में इतना शांतिपूर्वक बच्चों को बैठ करके सुनते हुए देखा है। तो वास्तव में आप सब लोग तालियों के हकदार हैं। इन सभी शिक्षण संस्थानों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके इतने संस्कारी और सुशील बच्चे हैं जो उस बात को महत्व समझ रहे हैं और उस बात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को भी साधुवाद जाता है कि आपने इनको ऐसे संस्कार दिए हैं। और मैं ये मानता हूं कि जिस फोरम पे बैठ करके, जिस जिम्मेदारी के साथ हम आज यहाँ बातें कर रहे हैं, इस एंडेवर को हम कायम रखेंगे, अपने इस जुझारूपन को हम कायम रखेंगे। और निश्चित तौर पे जो आने वाले कल का भारत है, जो 2047 का भारत है, वो आज से कहीं बेहतर होगा और हम वास्तव में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। मैं एक बार फिर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने व्यस्त समय से, और यात्राओं के बीच में से अभी आप अपने घर नहीं गए हैं, पिछले 5 दिन की यात्रा के बाद आप लौट रहे हैं, तो इतने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला। और मैं चाहूँगा कि आप जब अपना उद्बोधन देंगे तो उसमें ज़रूर कोई अच्छा मार्गदर्शन भी हम सबको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर, बेहद